फाइनल अकाउंट्स एडजस्टमेंट डिस्कस करेंगे आज कि जब सोल ट्रेडर अपने फाइनल अकाउंट्स बनाता है यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाता है तो कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जिनको हम एडजस्ट करते हैं। ये एडजस्टमेंट्स करने के जो आइटम होते हैं वो कौन से होते हैं, क्या एडजस्टमेंट्स हैं और उनको किस तरीके से एडजस्ट करते हैं फाइनल अकाउंट्स में, इसको डिटेल में समझेंगे। सबसे पहली बात, एडजस्टमेंट होते क्या हैं। अक्सर ऐसा होता है कि एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर के एंड में जब सारी ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड कर चुके होते हैं तो लास्ट में पता चलता है कुछ ऐसे इनकम या एक्सपेंसेस हैं जो रिसीव तो हो गए थे या पे तो हो गए थे लेकिन वो एडवांस पे हो गए हैं या एडवांस रिसीव हो गए हैं, मतलब वो इस साल से रिलेटेड नहीं थे। क्योंकि वो इस साल से रिलेटेड नहीं थे इसलिए वो इस साल की इनकम या इस साल के एक्सपेंस नहीं थे और हम उनको रिकॉर्ड कर चुके हैं, तो अब हमको उनका जो इम्पैक्ट है वो इस साल के प्रॉफिट से हटाना होगा, पहली बात। दूसरा, ठीक इसी तरीके से इनकम और एक्सपेंसेस कुछ ऐसे भी होते हैं जो एक्रू तो हुए, यानी कि या तो इनकम थी तो वो अर्निंग हुई हमारी, एक्सपेंस था तो अकर हुआ लेकिन वो रिसीव नहीं हुए या वो पे नहीं हुए। खर्चे हुए लेकिन पे नहीं किए अभी, या इनकम है, इनकम हुई है लेकिन अभी रिसीव नहीं हुई है। तो क्योंकि ये नहीं हुए अभी तक इसलिए ये बुक्स में कहीं रिकॉर्ड नहीं हुए होंगे लेकिन ये इस साल से रिलेटेड हैं तो हमको ये एडजस्ट करने होंगे। ज्यादा क्लैरिटी जब विद एग्जांपल हम कराएंगे अभी थोड़ी देर में तो वहां पे होती चली जाएगी, वन बाय वन सभी एक्सपेंसेस और इनकम्स के मेजर एडजस्टमेंट्स को करेंगे। पर्पस होता है एडजस्टमेंट्स करने का ताकि हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो ट्रू प्रॉफिट लॉस दिखाए, ठीक वैसे ही हमारी जो बैलेंस शीट है वो भी ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन दिखाए। अब बात करते हैं वो कौन से आइटम्स हैं जिनके एडजस्टमेंट्स की ज्यादातर जरूरत होती है। हालांकि ये नेवर एंडिंग लिस्ट है, कितने भी आइटम ऐसे हो सकते हैं, डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर सिचुएशन पे कि कौन सी चीजें एडजस्ट करने लायक हैं। फिर भी जो रिपीटेडली एडजस्टमेंट्स होता है जिनका, उनके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। पहले ऐसे आइटम्स क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक साल के लास्ट में जो हमारे पास स्टॉक बच जाता है गुड्स का, चाहे वो रॉ मटेरियल का है, चाहे वर्क इन प्रोग्रेस का है, चाहे फिनिश्ड गुड्स का है, जो स्टॉक बच जाता है उसको हम काउंट करते हैं, उसका वैल्यूएशन करते हैं और उस वैल्यूएशन को बुक्स में दिखाना होता है, तो इसकी एडजस्टमेंट करनी होती है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहते हैं ऐसे एक्सपेंसेस जो ड्यू तो हो गए यानी कि दे देने चाहिए थे लेकिन अभी पे नहीं किए, ड्यू बट नॉट पेड, इनको कहा जाता है आउटस्टैंडिंग। क्योंकि ये ड्यू हो गए हैं इसलिए ये हमारे एक्सपेंस हो गए हैं और इसलिए इनको एक्सपेंस मानना होगा। नेक्स्ट है प्रीपेड या अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंसेस जो अभी देने नहीं थे लेकिन हमने एडवांस में पेमेंट कर दी है, जो एडवांस में हमने पे कर दिए हैं, पेड इन एडवांस, इनको कहते हैं प्रीपेड। जैसे एडवांस में हमने किराया दे दिया या एडवांस में कोई अन्य खर्चा दिया। एक्रूड इनकम का मतलब होता है कि एक्रू तो हुई यानी कि अर्न तो हुई, अर्न कमाया हमने पैसा, बट नॉट रिसीव्ड, लेकिन अभी रिसीव नहीं हुई है, नॉट रिसीव्ड। जैसे मान लो हम कमीशन बेसिस पे काम करते हैं, हमने उस एक्टिविटी को पूरा कर दिया है जिस पे हमें कमीशन मिलना था लेकिन अभी सेटलमेंट नहीं हुआ यानी कि कमीशन अभी हमें मिला नहीं है, तो उसको एक्रूड कमीशन कहेंगे। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इसी तरीके से कुछ इनकम ऐसी होती हैं जो अभी हमने अर्न नहीं की है लेकिन एडवांस में पैसा मिल गया है, एक्चुअल में इसके बदले में हमें जो काम करना है वो अभी हम बाद में करेंगे। डेप्रीशिएशन जो फिक्स्ड एसेट्स होती हैं संस्था की, समय के साथ उनकी कीमत में कमी आती रहती है, उसी को हम डेप्रीशिएशन बोलते हैं। फिक्स्ड एसेट्स पे डेप्रीशिएशन
लगाया जाता है। फिक्स्ड एसेट्स में पे भी उन एसेट पे लगता है जो डेप्रिसिएबल होती हैं। लैंड के केस में जमीन पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता है क्योंकि इसका जो जीवन है वो अनंत होता है। नेक्स्ट है बेड डेट्स। बेड डेट होता है ऐसे डेट, यानी कि हमने किसी को उधार बेचा हुआ था उसको हम डेट बोलते हैं। हमने किसी को जो उधार बेचा हुआ था अगर वो डूब जाए, हमारे डेटर्स पैसा देने से मना कर दें, तो उसको हम बेड डेट बोलेंगे। ये हमारे लिए लॉस होता है, इसको भी एडजस्ट करेंगे। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, तो ये तो बैड हो गया। और ये जो प्रोविजन बनाया जाता है इसलिए बनाया जाता है कि आज हम इस साल अपने अकाउंट्स बंद कर रहे हैं, लेकिन जब हम अकाउंट्स क्लोज कर रहे हैं अपने, तो हमारे बहुत सारे डेटर्स बुक्स में दिख रहे हैं। हो सकता है इन डेटर्स में से कुछ ऐसे निकलें जो नेक्स्ट ईयर पैसा देने से मना कर दें, तो नेक्स्ट ईयर वो मना करेंगे, जबकि ये इस साल के डेटर हैं, इस साल की जो सेल है ये उसके डेटर हैं। तो इस साल का जो लॉस होगा वो ना चाहते हुए भी अगले साल चला जाएगा। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं कि इस साल अनुमान कर लेते हैं, एस्टिमेट कर लेते हैं कि कितना पैसा हो सकता है डूब जाए, उसके लिए अभी से पैसा बचा के रख लेते हैं। दरअसल ये जो बिजनेसेस में प्रीवियस एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है, उसकी वजह से लोग ऐसा आइडिया लगा पाते हैं। तो जो बैड हो सकता है जो डेट या डाउटफुल जो डेट है उनके लिए हम प्रोविजन बनाते हैं। ये एक ही बात है, जिन पे डाउट है वो बैड हो सकते हैं, उन्हीं के लिए हम प्रोविजन बनाते हैं। कहीं पे ये प्रोविजन फॉर बैड डेट लिखा मिलेगा, कहीं पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लिखा मिलेगा, कहीं पे प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट इकट्ठा मिलेगा। इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसका ट्रीटमेंट एकदम एक जैसा रहता है, वो हम अभी करेंगे। नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। ऐसे ही प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर क्या होता है कि मान लो कुछ ऐसे डेटर हैं जो पैसा तो दे देंगे, डूबना वाला तो नहीं है वो पैसा, हमें पता मिल जाएगा, लेकिन कुछ समय लगा रहे हैं। तो ऐसे डेटर से हमें जल्दी कलेक्शन के लिए कई दफे उनको प्रोत्साहन, मोटिवेशन देना पड़ता है कि अगर आप टाइम पे पैसा पेमेंट कर देते हैं तो हम आपको कुछ डिस्काउंट दे देंगे। तो ये जो डिस्काउंट देंगे हम, इसके लिए हम पहले से ही प्रोविजन बना के रखते हैं कि हो सकता है डिस्काउंट देना पड़ जाए। और ये भी जो पास्ट एक्सपीरियंस होता है किसी बिजनेसमैन का, उसी से उसको आइडिया रहता है। तो अब एक एक करके सारी एडजस्टमेंट्स को हम करेंगे। इसके लिए हम न्यूमेरिकल का सहारा लेंगे। एक सोल्ड न्यूमेरिकल है वो मैं यूज करूंगा सारे क्वेश्चंस में सिमिलर, ताकि सेम वो बना रहे मोमेंटम। पहला एडजस्टमेंट हम क्लोजिंग स्टॉक की बात करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक की जब एडजस्टमेंट्स की बात करेंगे तो देखिए हम फाइनल अकाउंट्स जब बनाते हैं तो बनाते कहाँ से हैं। हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में जो इन्फॉर्मेशन है ये ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, यानी कि पहले से रिकॉर्ड हो चुकी होती हैं, तभी वो ट्रायल बैलेंस में आती हैं। इनका जर्नल बन चुका है, कैश बुक बन चुका है, लेजर बन चुका है। लेजर से हमें पता चला कि हमारा परचेज टोटल कितना है, परचेज का बैलेंस, वेजेज का बैलेंस कितना है, सैलरी का कितना है, इंटरेस्ट रिसीव का कितना है, सेल्स का कितना है, ये सारे अकाउंट के बैलेंस हमें पता चल गए। ये हमने ट्रायल बैलेंस में लिख दिए दोनों तरफ और हमारा ट्रायल बैलेंस मैच हो गया। तो हम ये मान सकते हैं कि मैथमेटिकली हमारी बुक्स में कोई एरर नहीं बची है। अब होता क्या है कि एक्चुअल में ये सब तो ट्रांजैक्ट हुए थे। ओपनिंग स्टॉक पिछले साल का जो क्लोजिंग था वही इस साल के लिए ओपनिंग हो गया, पिछली बैलेंस शीट से मिल गया। परचेज, वेजेज ये सब हमें अकाउंट से मिल जाते हैं। लेकिन अब हमारे पास साल के लास्ट में जब हम अकाउंट क्लोज करते हैं तो उस समय कुछ ऐसा सामान होता है जो हमारी शॉप में पड़ा हुआ है, उसको हम कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। जो साल के लास्ट में हमारी दुकान में रखा हुआ है उसको हम बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। अब क्योंकि ये जो रखा गया है ये सामान, एक तरह से पूरे साल हमने जो खरीदा सामान उसका हमने यूज किया बनाने में, बाद में हमारे पास वो बच गया। जो बच गया एक तरह से वो सेव हो गया। तो देखिए हम जो सामान लाते हैं, मैं इसको एक साधारण करके बताता हूं क्यों इसको देखते हैं। जैसे मान लो मैंने 10,000 का सामान परचेज किया, 10,000 का सामान मैंने परचेज किया, मैं कह रहा हूं, और मान लो मेरी कोई ट्रांजैक्शन नहीं, केवल इतना है, मैंने 10 का परचेज किया, साल में से पहले शुरू में कोई स्टॉक नहीं था। और मान लो हम केवल ऐसे बेचते हैं सामान, फेरी लगाकर बेचते हैं, बाकी हमारे पास कोई सेट है ही नहीं, सामान खरीद लाए बस इसको बेचते हैं। मान लो मैंने ये 10,000 का सामान लिया और 15,000 का मैंने सामान बेच दिया, तो मैं कहूंगा कितना प्रॉफिट हो गया। कोई भी देख कर बता सकता है कि 5,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। लेकिन इसने एक जानकारी बाद में दी कि भाई 10,000 का मैं लाया था, 15,000 का बेच दिया और 3,000 का अभी भी मेरे घर में सामान रखा हुआ है। तो हम कहेंगे कि भाई तब तो तुमको ज्यादा प्रॉफिट हो गया,
क्योंकि देखो 10,000 का तुम सामान लाए थे, उसमें से तुम 15 का बेच चुके हो और 3,000 का अभी भी तुम्हारे पास बचा हुआ है, तो अल्टीमेटली ये तो टोटल 18 हो गया, तो तुम्हारा बेनिफिट तो ज्यादा हो गया। तो इस तरीके से सेल में क्लोजिंग स्टॉक जो होता है वो हम देख करके, चेक करके और लास्ट में ऐड करते हैं ताकि सही प्रॉफिट निकल जाए। यही कारण है क्लोजिंग स्टॉक को ऐड करने का। तो अब हमारा जो टोटल प्रॉफिट दिख जाएगा हमको कि भी 10 में से 15 का तो हमने बेच ही दिया, तो 5,000 तो ये प्रॉफिट हो गया, प्लस 3,000 का आज भी बचा हुआ, तो एक तरह से हमारा जो प्रॉफिट हुआ ट्रू वो 8,000 का हुआ। इसी को जब हम कोई क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो किस तरीके से इसको रिकॉर्ड किया जाता है, इसको इससे समझेंगे क्वेश्चन। ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है, इसको आप बनाना पहले से जानते हैं, आइटम्स आप चेक कर सकते हैं। एक दफा मैं पहले जो ये क्वेश्चन है इसमें बोल देता हूं, बाकी सारे क्वेश्चंस में मैंने यही बेस माना और एक एक करके सारी एडजस्टमेंट्स को ऐड करते जाएंगे। तो ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट का जो पहला पार्ट होता है वो ट्रेडिंग होता है, और जो अगला पार्ट होता है इसी अकाउंट का वो प्रॉफिट एंड लॉस होता है। तो इसका जो ये पहले वाला पार्ट है ये ट्रेडिंग है यहां तक, और इसके बाद वाला जो पार्ट है ये P&L कहा जाता है। तो ट्रेडिंग में हम लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक, साल के शुरू में हमारे पास जो स्टॉक था वो लिख दिया जाता है। इसके बाद हमने जो परचेज किया वो लिख देते हैं, 6,000 हमने परचेज किया। इसके बाद हमने मजदूरों को जो मजदूरी दी काम कराने में वो इतने दी, तो एक तरह से हमारा टोटल जो कॉस्ट हो गया ये हो गया, ये कॉस्ट आया। लेकिन ये जो कॉस्ट आया, अभी हम कहेंगे कि हमारे पास कुछ सामान तो अभी बचा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक 2,000 का, तो एक्चुअल में हमारे पास ये जो टोटल कॉस्ट आया था, अब हम कहेंगे कि जो सामान बेचा उसका कॉस्ट कितना है, क्योंकि ये तो बेचा ही नहीं हमने 2,000, ये हमारा सारे सामान का कॉस्ट था। फिर से ध्यान दें, 6 और 1 7 और 2 9,000 टोटल हमारे सामान की कॉस्ट थी। इतना हमने परचेज, ओपनिंग स्टॉक था पहले था 1,000 का, 6,000 का खरीद लिया, 2,000 की मजदूरी दे दी, तो टोटल कॉस्ट आई 6 और 1 7 और 2 9,000 की। लेकिन हमने कहा कि 9,000 में से 2,000 का सामान तो बिका नहीं है, तो जो सामान बिक गया उसकी कॉस्ट क्या है, तो जो सामान बिक गया उसकी कॉस्ट निकालने के लिए हम क्लोजिंग स्टॉक निकाल देते हैं, इसमें से माइनस कर देते हैं। तो इस 9,000 में से 2,000 घटा देंगे तो 7,000 हमारे बेचे गए सामान की कॉस्ट आ जाएगी। इसको बोला जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला भी यहीं से बनता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो यही इसका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रहता है। अब हम जानना चाहें कि प्रॉफिट कितना हुआ, तो जो गुड्स हमने सेल कर दी उसकी कॉस्ट हमें पता है 7 है और वो बेच दी हमने 15 में, तो प्रॉफिट कितना हो गया 8,000 का दिख रहा है हमको। लेकिन हम अकाउंट बना के इस तरीके से इसको सिस्टमेटिक तरीके से कैलकुलेट करते हैं, निकालते हैं, क्योंकि ये तो आइटम छोटे थे, हमारे पास बहुत बड़ा डेटा होता है, सैकड़ों आइटम्स हो सकते हैं, इसलिए हम प्रॉपर तरीके से सिस्टमेटिक ऑर्डर में इस अकाउंट का प्रयोग करते हैं प्रॉफिट जानने के लिए। ये जो प्रॉफिट आता है हमारा, ये इसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है वो केवल हमारे जो बिजनेस है उसकी मेजर प्रोडक्शन एक्टिविटीज और जो डायरेक्ट प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं उन्हीं से रिलेटेड प्रॉफिट को दिखाता है, इसलिए जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाया जाता है। ये बिजनेस की जो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी है ये उस पर फोकस करता है। इसके बाद अब 8,000 का जो प्रॉफिट आ गया उसको हम आगे ले आते हैं, ये तो टोटल है दोनों साइड्स का, 8,000 का जो टोटल है इसको आगे ले आते हैं और अब हम नेट प्रॉफिट निकालते हैं। नेट प्रॉफिट निकालने के लिए हम ग्रॉस प्रॉफिट में से बाकी जो एक्सपेंसेज हैं जो यहाँ पे नहीं घटे थे, क्योंकि यहाँ पे केवल डायरेक्ट एक्सपेंसेस घटते हैं, अब कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो सकते हैं जो प्रोडक्शन से डायरेक्टली तो रिलेट नहीं करते हैं लेकिन बिजनेस के लिए खर्च है, सैलरी 3,000 ये घटाएंगे। और ठीक ऐसे ही बिजनेस की डायरेक्ट इनकम तो सेल होती है या जिस में ऑपरेशन में वो लगा होता है उससे जो प्राप्त होगा वो उसकी डायरेक्ट इनकम होती है। लेकिन कुछ ऐसी इनकम होती हैं जो बिजनेस से हटके होती हैं, जैसे मान लो हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा था, हमने बैंक में जमा कर दिया या हमने कोई बॉन्ड खरीद लिया, डिबेंचर खरीद लिए, तो उन पे कोई इंटरेस्ट होता है, तो वो हमारी एक एडिशनल इनकम होती है जो कि ऑपरेटिंग से अलग होती है, इनको नॉन ऑपरेटिंग इनकम बोला जाता है। तो अब 8,000 हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, नॉन ऑपरेटिंग इनकम 4,000, टोटल प्रॉफिट हुआ 12,000। 12,000 में से जो एक्सपेंसेस थे 3,000 ये इनडायरेक्ट घटा दिए, तो नेट प्रॉफिट आ गया 9,000। इस तरीके से क्लोजिंग स्टॉक का यूज करते हुए हमने नेट प्रॉफिट जान लिया। अगर हम इसको एडजस्ट नहीं करते क्लोजिंग स्टॉक को यहाँ पे, तो हमारा जो प्रॉफिट होता वो भ्रामक होता। नेक्स्ट आगे देखते हैं, अब इसी को बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक को कहां दिखाया जाता है, इसी से रिलेटेड ये भी एडजस्टमेंट है।
बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक को कहां दिखाया जाता है, बाकी इंफॉर्मेशन आप मैच करेंगे। जो ट्रायल बैलेंस में ऐसे अकाउंट जो रियल अकाउंट होते हैं या जो पर्सनल अकाउंट होते हैं वो तो आते हैं बैलेंस शीट में, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है नोट करने की। और ट्रायल बैलेंस में जितने भी नॉमिनल अकाउंट होते हैं वो चले जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जितने भी रियल और पर्सनल अकाउंट होते हैं क्योंकि वो कुछ बैलेंस रखते हैं और वो सब आ जाते हैं कहां पे, बैलेंस शीट में। इसी कारण से बैलेंस शीट को बैलेंस बोला जाता है कि जिन अकाउंट्स के बैलेंस होते हैं वो बैलेंस शीट में लिखे जाते हैं। तो रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट के बैलेंस होते हैं इसलिए बैलेंस शीट में इनका बैलेंस आ जाता है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो जाते हैं वो नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं, उनके कोई बैलेंस नहीं रहते हैं इसलिए वो P&L अकाउंट में चले जाते हैं। कैश एसेट्स एंड 10,000, फर्नीचर 30,000, डेटर्स 4,000 और कैपिटल हमारी 33 थी। नेट प्रॉफिट उसमें ऐड कर दिया जाता है। क्रेडिटर्स लायबिलिटी है हमारी और स्टॉक जो क्लोजिंग था वो यहाँ पे लिखा जाता है। ध्यान रखें इस बैलेंस शीट में केवल क्लोजिंग स्टॉक लिखा जाता है क्योंकि ये जो बैलेंस शीट है ये क्लोजिंग डेट पे बन रही है। क्लोजिंग डेट पे बन रही है क्योंकि जब हमारे अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं हम तब बना रहे हैं, तो क्लोजिंग के सारे आइटम हैं। इवन यहाँ पे स्टॉक के साथ क्लोजिंग लिखने की भी जरूरत नहीं रहती है क्योंकि ऑटोमेटिकली ये विदित होता है कि ये क्लोजिंग बैलेंस शीट है तो ये स्टॉक भी क्लोजिंग होगा। ये सारी चीजें जो है ये क्लोजिंग डेट की है। यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक जो होता है वो पिछले साल की बैलेंस शीट में ऑलरेडी दिख चुका था, वो अब दिखाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट अब हम इसी स्टॉक का दूसरा ऑप्शन देखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक। यहां पे तो एडजस्टमेंट में दिया था। अगला केस जो है इसमें क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में नहीं दिया हुआ है, वो भी अंदर ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ है। तो जब ट्रायल बैलेंस में अंदर लिखा हुआ है तब क्लोजिंग स्टॉक को किस तरीके से ट्रीट करते हैं तो उसको मैं पहले आप पिछला ट्रायल बैलेंस जरा देखें, वहां से देखेंगे तो इसका लॉजिक पता चलेगा ज्यादा अच्छा। अभी मैं पिछले ट्रायल बैलेंस पे ले जाता हूं, इसको आप नोट करें। इस ट्रायल बैलेंस में यहाँ पे ये लिखा हुआ है परचेजेज 6,000 और अभी इस बार का जो ट्रायल बैलेंस है हमारा नेक्स्ट वाला उसमें नोट करें उस पे क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है परचेजेज 4,000 और क्लोजिंग स्टॉक 2,000। तो जब आपको क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे नहीं दिख रहा हमें एडजस्टमेंट में कहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब है कि ऑलरेडी इसको परचेज के साथ एडजस्ट कर दिया है। परचेज के साथ एडजस्ट करने का मतलब है कि पिछला ट्रायल बैलेंस में हमने देखी थी 6,000, तो उन्होंने क्या किया, इस 6,000 को ना दिखा करके उन्होंने कहा कि भी हमारा 2,000 तो क्लोजिंग स्टॉक ही बचा हुआ है और इसलिए जो परचेज किया हुआ सामान इस बार यूज हुआ है वो केवल 4,000 यूज हुआ। यानी कि इस 6,000 को पहले से ही उन्होंने दो हिस्सों में बांट दिया। तो पहले से ही बांट दिया इसलिए हमें दोनों चीज यहाँ पे ये जो परचेज के 6,000 थे वो अलग अलग बांट के देख रहे हैं, ये क्लोजिंग स्टॉक है। तो क्लोजिंग स्टॉक परचेज से पहले ही अलग हो चुका है जो कि ट्रायल बैलेंस के अंदर दिख रहा है, इस कारण से अब हमें ये बाहर नहीं दिख रहा है। अब जब हम P&L अकाउंट में ये इंफॉर्मेशन देंगे बाई सेल्स अकाउंट 15,000 तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिखाया जाएगा। उसका कारण ये है कि जो परचेज है ऑलरेडी उस परचेज में से ये क्लोजिंग स्टॉक अलग हो चुका है। यहाँ पे जो दिख रहा है तो ये अलग हो चुका है, इसका मतलब ऑलरेडी ये परचेज में से घट चुका है। और अब जो परचेज यहाँ पे दिखाई जाएगी ये 4,000 है जो कि क्लोजिंग स्टॉक से हटके है। अगर ये 6,000 होता तो नेचुरली हमको यहाँ पे 2,000 दिखाना होता और वही इसका इम्पैक्ट दिखता। यही कारण है। बाकी सारा अकाउंट एक जैसा है, केवल इम्पैक्ट आप देखते चले। पिछले में हमने देखा था 6,000 था, यहाँ पे टोटल परचेज था इसलिए क्लोजिंग स्टॉक यहाँ लिखा था। अब क्लोजिंग स्टॉक यहाँ है ही नहीं, बाहर अंदर ही लिखा हुआ, तो हमें पता चल गया ये पहले ही परचेज से अलग लिखा जा चुका है। तो यहाँ पे जो परचेज है वो नेट परचेज है जिसमें क्लोजिंग स्टॉक शामिल है ही नहीं। स्टॉक का पैसा उन्होंने पहले ही अलग कर दिया। तो इस बार प्रॉफिट निकालने के लिए हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं और ये डायरेक्ट हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, देखो वही ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है जो पिछली सिचुएशन में भी आ रहा था। तो इस तरीके से क्लोजिंग स्टॉक को जब ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया होता है तो याद रखें ट्रेडिंग एंड P&L में यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ लिखेंगे तो वो दो बार घट जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा और यहाँ भी परचेज में से पहले से ही घट चुका है। अब लेकिन ये बात याद रखें कि बैलेंस शीट में हर वो आइटम आएगा जो लास्ट में बैलेंस होगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक हमें पता है बैलेंस होगा। तो चाहे आपका क्लोजिंग स्टॉक बाहर हो ट्रायल बैलेंस के, चाहे अंदर हो, क्योंकि साल के लास्ट में वो क्लोजिंग में है और इसलिए वो बैलेंस शीट में दिखाना ही होगा। स्टॉक 2,000 तो पिछली सिचुएशन में भी और इसमें भी स्टॉक हम एज इट इज शो करेंगे। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं। अगली एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस से रिलेटेड। सेम क्वेश्चन मैंने कोट किया है, सेम लिया है, इसलिए बार बार अब बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप केवल कंसर्न्ड आइटम को देखते चले जाएं। इस बार पिछले जैसा सिचुएशन ऑलरेडी है, इस पे हम बात नहीं करेंगे।
केवल आउटस्टैंडिंग जो वेजेज है 500 रुपये। ये पहले वाला जो एग्जाम्पल था वो मैंने पुट किया, यहाँ पे एडजस्टमेंट है इसलिए यहाँ पे भी दिखाया हुआ है। आउटस्टैंडिंग वेजेज उन्होंने बताई 500, तो एक नई जानकारी दी। आउटस्टैंडिंग वेजेज का मतलब है कि ये वेजेज उन्होंने पे नहीं की इस साल, लेकिन ये वेजेज है, काम किसी से कराया है, तो वो पैसा हमें देना पड़ेगा। तो क्योंकि देना पड़ेगा और एक्रूअल कॉन्सेप्ट पे हमारे अकाउंट बनते हैं, इसलिए हम इसको खर्चा मानेंगे। और क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग है, दिया नहीं है, और इस कारण से ये ट्रायल बैलेंस में कहीं पे एडजस्ट हुआ नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो ट्रायल बैलेंस में अंदर वेजेज लिखी हुई है, इसका मतलब है ये तो दी जा चुकी है और ये अभी दी नहीं है, तो ये दोनों वेजेज मिला करके टोटल खर्चा वेजेज का होगा हमारा 2000 ये और 500 ये। इस तरीके से हम जब वेजेज यहाँ पे दिखाएंगे 2000, तो इसमें ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेज के 500। इनको हम यहाँ भी लिख सकते हैं, नहीं तो जब जगह हमारे पास होती है तो यहाँ पे 2500 ऐड करके यहाँ सीधे 2500 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। इस बार हमारा प्रॉफिट इस तरीके से अब 7500 रह जाएगा और जो बाकी सिचुएशन है वो सारी सेम रहेगी। और दूसरी जो ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग वेजेज है, तो मैंने कहा कुछ लोग ऐसे याद करते हैं कि भी 2 जगह लिखना है, किसी को 1 जगह, ये एक मतलब बात 2 जगह लिखते हैं एडजस्टमेंट्स को, लेकिन ऐसा करके आप कभी गलती भी कर सकते हैं, क्योंकि कुछ जानकारियां विशिष्ट टाइप से स्पेसिफिक टाइप में दी हुई होती हैं, तो ये आपका फॉर्मूला हर जगह सही नहीं बैठेगा। इसलिए कॉन्सेप्ट को समझे। कॉन्सेप्ट क्या है कि ये वेजेज आउटस्टैंडिंग रह गई, इसका मतलब बैलेंस बच गया, वेजेज का बैलेंस बच गया, इसलिए ये बैलेंस शीट में आएगा। याद रखें, जो बैलेंस बच गया वो बैलेंस शीट में आएगा। ये वेजेज जो अंदर लिखी है ये पे हो चुकी थी, इसका कोई बैलेंस किसी के पास नहीं बचा था, तो ये वेजेज हमारे पास आउटस्टैंडिंग बच गई है, बैलेंस बच गया, इसलिए इसको बैलेंस शीट में भी दिखाना होगा। आगे देखें, बैलेंस शीट में बाकी आइटम सब एज इट इज है, हमने आउटस्टैंडिंग वेजेज को भी यहाँ पे दिखाया है। लायबिलिटीज है ये बिजनेस की, इसलिए यहाँ पे लायबिलिटी साइड में इसको शो करेंगे। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट प्रीपेड एक्सपेंसेस को लेकर के, फिर से हमने केवल एक आइटम को प्रीपेड एक्सपेंसेस को इसमें देखेंगे, बाकी सारा क्वेश्चन एज इट इज है। पिछली जानकारी को आगे जारी रखते हुए हमने एक जानकारी और जोड़ दी, प्रीपेड वेजेज 100। इसका मतलब ये है कि हमने जो वेजेज इस साल दी होंगी, क्योंकि ये साल के लास्ट में हमें आइडेंटिफाई हुआ, इन्हीं को एडजस्ट करते हैं। साल के लास्ट में हमें पता चला कि भी 100 रुपए की जो वेजेज है वो तो प्रीपेड है, यानी कि पहले ही दे दी गई है। तो इसका मतलब ये है कि जो अंदर वेजेज थी यहाँ पे 2000 रुपए, हमें जानकारी मिली कि ये 2000 में से 100 रुपए तो हमने एडवांस दे दिए, वो अगले साल काम आएगी। तो ये जो एडवांस वेज दे दी है, हमने प्री पे कर दी है, ये इस साल का खर्चा नहीं है, इसलिए इस साल के खर्चे में से इसको एक तो माइनस करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरा, क्योंकि ये वेजेज प्रीपेड है, जब हम किसी से एडवांस ले लेते हैं तो हमारे लिए वो लायबिलिटी होता है, जब हम किसी को एडवांस दे देते हैं तो हमारे लिए वो एसेट होता है, क्योंकि उससे हम या तो ये फंड वसूलेंगे या इसके बदले में वो हमारा कोई काम करेगा। तो ये हमारी एसेट है, जब तक मैच्योर नहीं हो जाएगा, जब तक वो पर्सन काम नहीं कर देगा, तब तक उस पर हमारा ये 100 रुपया उधार की तरह है, हमारा उधार है, इसलिए हमारी एसेट है। तो इसको कहाँ कहाँ दिखाएंगे, पहले तो ट्रेडिंग अकाउंट में कहाँ शो किया जाएगा, इसको देखें। ट्रेडिंग अकाउंट में इसको प्रीपेड वेजेस को शो किया जाएगा, यहाँ पर वेजेस 2000 आउटस्टैंडिंग ऐड किए थे, प्रीपेड को हम लेस कर देंगे और फाइनल जो नेट अमाउंट ऑफ 2400 ये यहाँ पे आ जाएगी। अब इसका असर हमारे नेट प्रॉफिट पे पड़ा कैलकुलेशन पे, तो वो एक्यूमुलेटिंग फर्क है, वो जैसे अकाउंट शुरू में बताए थे वैसे ही आप उसको सोचते रहेंगे, बनाते रहेंगे। अब देखते हैं इसका असर बैलेंस शीट में क्या पड़ा। तो इसका असर आप बैलेंस शीट में जब देखेंगे तो बैलेंस शीट में ध्यान देंगे, बैलेंस शीट में इसका असर पड़ा है यहाँ पे कि ये प्रीपेड वेजेस हमने प्रीपे कर दिए, इसलिए हमारी एक एसेट बढ़ गई है। तो इस तरीके से हमारा अकाउंट एकदम मैच होता चल रहा है। आप इसको पॉज करके पूरे को देखना चाहें तो पूरे को भी अलग अलग सोल्व कर सकते हैं। मैं केवल कंसर्न ट्रीटमेंट करता जाऊंगा, क्योंकि जो पिछली जानकारी है वो एज इट इज रखी है हर केस में। आगे नेक्स्ट केस में आते हैं एक्रूड इनकम। तो एक्रूड इनकम होती क्या है, ऐसी इनकम जो अर्न तो हो गई है लेकिन अभी वो मिली नहीं है हमको, उसको कहते हैं एक्रूड इनकम। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, एक्रूड इंटरेस्ट 400। एक्रूड इंटरेस्ट क्या होगा, इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो हमारी संस्था ने बैंक में कुछ पैसे जमा कर दिए, अब बैंक वालों ने हमको इंटरेस्ट देना था, लेकिन बैंक वालों का जो इंटरेस्ट देने का टाइम होता है वो होता है वो 3 मंथ पूरे होने पे, 3 मंथ्स पूरे होने पे वो पे करते हैं। जैसे मान लो वो 31 मार्च को पे करेंगे, मान लो इससे पहले हम अकाउंट क्लोज कर रहे हैं, तो किसी भी डेट पे, अब इसको ऐसे ना लें कि 31 मार्च को, मैं कोई दूसरी डेट भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकता हूँ, अन्य डेट भी हो सकती है। अगर ये मिल गया तब तो एक्रूड कहा ही नहीं जाएगा,
मैं ये मान रहा हूं कि मान लो इस डेट तक ये इंटरेस्ट हमें मिला नहीं है जिस दिन हम P&L बना रहे हैं, चाहे वो जो भी दिन हो, 31 मार्च हो, 30 अप्रैल हो, 2 अक्टूबर हो। अकाउंट्स जनरली हम साल के लास्ट में बनाते हैं, लेकिन ऐसा एज सच जरूरत पड़ने पे कभी भी बना सकते हैं। कोई हमारे बिजनेस को खरीद रहा है तो बीच में भी बनाना पड़ जाता है अकाउंट, प्रॉफिट जानने के लिए। कारण जो भी हो, मान लो इंटरेस्ट ऐसा है कि अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारा ब्याज बैठ रहा है 400, लेकिन हमने बैंक से पता किया तो बैंक बोला कि अभी नहीं देते हम, हमारा सिस्टम है हम 3 महीने बाद देते हैं या 6 महीने बाद देते हैं, यानी कि बैंक ने अभी हमारे अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया है पैसा। तो हम बैंक अकाउंट जो निकाल रहे हैं स्टेटमेंट, उसमें हमें ये ब्याज नहीं दिख रहा है। लेकिन हम जानते हैं एक्रूअल कॉन्सेप्ट अपनाया जाता है। अगर हमारे पैसे को बैंक में रखे रखे 1 महीना हो गया तो हम 4% के रेट से उस पर ब्याज लगा देंगे, चाहे वो जो भी ब्याज हो। ये अमाउंट यहाँ पे दे रखी है तो हम इसी पे डिस्कस करेंगे। मान लो वो ब्याज 400 है लेकिन अभी हमें मिला नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये इंटरेस्ट एक्रूड है, इनकम तो है हमारी लेकिन मिला नहीं है। तो जो एक्रूअल कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि कैश आया कैश गया नहीं देखते हैं, हम ये देखते हैं खर्च हुआ या इनकम हुई, उसके हिसाब पे लिखते हैं। तो इनकम तो है हमारी, तो इसलिए इसको इनकम साइड में लिखा जाएगा, और P&L अकाउंट में हम इनकम साइड में इसको लिखेंगे। क्योंकि ये इंटरेस्ट है इसलिए ये इनडायरेक्ट इनकम है, और इनडायरेक्ट इनकम होने के नाते ये P&L अकाउंट के पोर्शन में आएगी। तो यहाँ पे हमको ये दिखाई देगी एड एक्रूड। जो इंटरेस्ट था, कुछ इंटरेस्ट उसमें ऑलरेडी मिला हुआ था ट्रायल बैलेंस में 4000 रुपये का, और जो नहीं मिला 400 रुपये वो हमने ऐड कर दिया। इस तरीके से टोटल हमारी इनकम होगी 4400 इंटरेस्ट के थ्रू। तो हमारा जो नेट प्रॉफिट है उसी हिसाब से अपडेट होता चला जाएगा। केवल जो कंसर्न्ड आइटम है उसमें फर्क आ रहा है, बाकी सब जो पिछला है वो है। आगे बढ़ते हैं फिर। अब इसको बैलेंस शीट में कहां दिखाएंगे? तो जो एक्रूड इंटरेस्ट है उसका मतलब ये है कि ये अर्न हुआ है, एक्रू हुआ है, लेकिन मिलना बाकी है अभी। तो मिलेगा जब, तब तक, क्योंकि हमारी जब इनकम कोई एक्रू होगी, अर्न कर ली, मिला नहीं है, तो एक तरह से हमारा उन पे उधार है ये पैसा, तो ये हमारी एसेट है। जब हमारा किसी पे उधार रहता है तो वो हमारी एसेट की तरह होता है, हम पे किसी का उधार होता है तो वो हमारी लायबिलिटी होती है। जैसे आउटस्टैंडिंग वेजेस है, ये हम पे उधार है उन लोगों का जिन्होंने हमारे यहाँ काम कर दिया, तो ये हमारी लायबिलिटी है। एक्रूड इंटरेस्ट ये हमारा उधार है उस पर जिसने हमसे लोन लिया है या जिसको हमने अपना डिपोजिट दे रखा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से अगला जो एडजस्टमेंट है वो है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस क्या होता है? ये है कि इनकम अभी हमारी अर्न नहीं हुई है लेकिन पहले ही मिल गई। मान लो कोई एडवांस में दे गया हमें पैसे, तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस ₹300। मान लो कोई ऐसी सिचुएशन थी, हालांकि इंटरेस्ट बहुत कम है कि एडवांस में मिले, ज्यादातर कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, लेकिन समझने के लिए हम कोई भी इनकम हो सकती है, उससे फर्क नहीं पड़ता। मान लो हमें कहीं से इंटरेस्ट एडवांस में मिल गया 300 रुपए, हमने किसी को पैसे उधार दिए, तो हमने कहा कि अभी हमें एडवांस दे दो ब्याज भाई, बाद में तुम केवल पैसे लौटा देना। उसने वो 300 रुपए हमको एडवांस दे दिए। अब जब एडवांस में हमको कोई इनकम मिल जाती है तो जब तक वो मैच्योर नहीं हो जाएगी तब तक हमारी वो इनकम नहीं मानी जाएगी, वो हम पे एडवांस की तरह रहेगा वो पैसा, इसलिए ये हमारी इनकम नहीं है। तो इसको क्या करेंगे, जो करंट ईयर में जो टोटल इंटरेस्ट हमको रिसीव हुआ है, हमें पता चला कि इसमें से 300 रुपए तो एडवांस मिला हुआ है, तो इसको माइनस कर दिया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब चाहे जितनी इनकम होंगी उन सबका एक ही तरीका होगा ट्रीटमेंट का। हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट जो, जैसे कि हमने जो एक्रू था, हमारा अर्न था, मिला नहीं था, उसको हमने इनकम मान करके ऐड कर दिया था इनकम में, ठीक वैसे ही जो चीज हमने अर्न नहीं की है और हमें एडवांस मिल गई है उसको हम इनकम नहीं मानते हैं, और इसमें से 4000 में से इसको माइनस कर देंगे 300 को। तो इस तरह टोटल 4100 हमारी नेट इनकम रहेगी, और इसी हिसाब से नेट प्रॉफिट भी अपडेट हो जाएगा। केवल जो कॉन्सेप्ट है उस पर ध्यान दें, हो सकता है कोई कहीं पे एरर रह गई हो, हालांकि होनी नहीं चाहिए कोई एरर, लेकिन कैलकुलेशन एरर कहीं पे हो तो इसको इग्नोर करते हुए कॉन्सेप्ट को समझें केवल कि जो कॉन्सेप्ट डिस्कस हो रहा है। इसके बाद आगे देखते हैं नेक्स्ट बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हम देखेंगे, क्योंकि इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, जो हमको एडवांस में इनकम मिल गई, क्योंकि हमने अभी काम नहीं किया और पहले ही पैसा मिल गया, तो ये हम पे उस पर्सन का एक तरह से एडवांस है, उधार है, तो ये हमारी लायबिलिटी है, इसलिए ये लायबिलिटी साइड में आ जाएगा बैलेंस शीट में। आगे देखेंगे नेक्स्ट अगला एडजस्टमेंट। अगला एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन होता है साल के लास्ट में, क्योंकि ये कैश एक्सपेंस तो होता नहीं है तो इसका पता नहीं चलता है। साल के लास्ट में हम एस्टिमेट करते हैं कि हमारी फिक्स्ड एसेट्स जो हैं, हो सकता है उनकी कीमतों में कमी आई हो, तो उनकी कीमतों में जो कमी आती है उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। हालांकि अकाउंटिंग में जो डेप्रिसिएशन लगाते हैं उसका जो मेन लॉजिक है, ये केवल कम होना नहीं होता है, बल्कि रियल लॉजिक ये होता है कि जैसे हमने मान लो
जो फिक्स्ड एसेट है वो भी हमारा खर्चा ही होता है। जैसे हमने रिपेयर कराई और रिपेयर पे हमारा खर्च हो गया 1000, तो उसको तो हम खर्चा मान लेते हैं। लेकिन हमने फर्नीचर खरीदा, मान लीजिए 15,000 का या 30 का, जितने का भी कोई एज्यूम कर लेते हैं। मान लो फर्नीचर हमने खरीदा 10,000 का खरीदा, तो ये तो फर्नीचर है, हमारा खर्च तो है, लेकिन हम कहते हैं कि इसको हम एसेट मानते हैं। उसका कारण ये होता है कि ये खर्च तो है, लेकिन ये जो खर्चा ये इसी साल में समाप्त होने वाला नहीं है, इसलिए हम इस साल का खर्चा नहीं मानेंगे। ये अगर हम एस्टिमेट करेंगे, मान लो आने वाले 10 साल तक ये फर्नीचर हमारे यूज होगा, 10 साल तक काम आएगा खूब, तो हम कहेंगे कि ये जो 10,000 हमने खर्चा है ये तो 10 साल का खर्च है, ये 1 साल का खर्च नहीं है। तो इस 10 साल के खर्च को हम 10 साल में मैचिंग कॉन्सेप्ट जो अकाउंटिंग का कहता है उसका पालन करते हुए कि इस 10,000 के खर्च को हम 10 साल में खर्चा मानेंगे। यानी कि हर साल हम 1,000 1000 खर्चा मानते जाएंगे। जो हर साल हम 1000 खर्च मानेंगे उसी को कहते हैं डेप्रिसिएशन। तो एक्चुअल में ये किसी फिक्स्ड एसेट की जो टोटल वैल्यू होती है उसका एलोकेशन होता है उसकी यूजफुल लाइफ के दौरान, यानी कि इस 10,000 को हमने 10 साल का खर्चा मान लिया। तो बाकी जो अमाउंट है, जैसे पहले साल 1,000 खर्चा मान लिया, बाकी बच गया 9,000, वो नेचुरली बैलेंस शीट में एसेट कहलाएगा, बैलेंस शीट में दिखेगा एसेट के नाम से। खैर, डेप्रिसिएशन जब हम लगाते हैं तो उसको ट्रीट किस तरीके से करेंगे। जैसे 10% डेप्रिसिएशन लगाना फर्नीचर पे, और यहाँ पे बुक्स में फर्नीचर हमें दिया 30,000 का, वो 10% दिया है, यहाँ पे पर एनम नहीं लगाया कहीं। जब पर एनम नहीं लगा होता तो इसका मतलब हमको ईयर का ध्यान रखने की जरूरत नहीं है कि पीरियड 1 साल का लगेगा कि 6 महीने का लगेगा। अगर पर एनम लगा होता है तो हमें ये चेक करना पड़ता है कि वो एसेट कब खरीदी थी और वो कितने दिन बिजनेस में रही, उतने दिन का ही ब्याज डेप्रिसिएशन लगेगा। यहाँ पे कुछ नहीं दिया है तो 10% सीधा लगा देंगे 30,000 पे 3,000 रुपये 3,000, तो 3,000 हमारे लिए एक एक्सपेंस हो जाएगा और इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो इसको हम डेप्रिसिएशन को यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट निकालने के लिए टू डेप्रिसिएशन लिखेंगे डेबिट साइड में। दूसरा, जब हम एसेट दिखाएंगे तो एसेट साइड में जो हमारी 30,000 की एसेट थी उसमें जितना डेप्रिसिएशन लग गया 3,000, उसको माइनस करके जो नेट एसेट की वैल्यू है वो दिखाई जाएगी बैलेंस शीट में एसेट साइड में। इस तरीके से डेप्रिसिएशन को एडजस्ट किया जाता है। और नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं, और आज का ये फाइनल और सबसे महत्वपूर्ण एडजस्टमेंट भी है ये, इसमें कई सारी चीजों को इकट्ठा मैंने शामिल किया है। अब इसको मैं एक यहाँ पे इन्फॉर्म कर देता हूँ पहले कि इनमें से मान लो कोई चीज नहीं है तो बस उसको इग्नोर कर देना और बाकी का ट्रीटमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसका। इनमें से जो भी एक चीज नहीं होगी उसको इग्नोर कर देना और बाकियों पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये सब दिए हैं तो किस तरीके से ट्रीट करेंगे बस वो समझ लो, तो बाकी एक एक तो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। बैड डेट, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। हम ट्रायल बैलेंस में देखते हैं इसमें नया क्या है। तो इसमें है डेटर 3600 और बैड डेट 400। अगर आप पिछला ट्रायल बैलेंस देखोगे, इससे एग्जाम्पल 7 का जो देखोगे तो उसमें आपको डेटर दिखेंगे मेरे लिखे हुए 4,000। मैंने जान करके उन्हीं डेटर्स को यहाँ पे सेपरेट कर दिया। जो पहले 4,000 थे, मान लो हमारे अकाउंटेंट ने कहा कि इनमें से 400 तो बैड हो गए, वो नहीं मिलने वाले हैं, तो हमने डेटर्स को अलग कर दिया कि भाई अब हमारे जो डेटर हैं बैड डेट से अलग वो 3600 हैं, 3,600, और ये 400 तो बैड हैं। और मान लो वो अकाउंट पहले ही उनको अकाउंटेंट एडजस्ट कर चुका है, जिनको पहले एडजस्ट कर चुका है वो बुक में पहले से दिखे हुए हमको लिखे हुए दिख रहे हैं। इसमें जो डेटर है ये अलग है। जो 4,000 डेटर थे उनमें से 400 ऑलरेडी डिक्लेयर्ड बैड हो चुके हैं, तो लॉस हो चुका है, इसलिए हमने उसको पहले ही लॉस मान करके ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड कर लिया था। बाकी जो इसके अलावा जो अच्छे डेटर थे हमारे वो 3600 थे। अब लास्ट में पता चला जिस दिन हम फाइनल अकाउंट बनाने बैठे तो हमने और जानकारी जुटाई, तो हमारे अकाउंटेंट ने बताया कि जो 400 तो डूब ही गए थे, अभी लास्ट में पता चला है कि 600 रुपये और डूबने वाले हैं, और डूब गए हैं, ये 600 भी अब नहीं देंगे। तो जो हम और डूब जाते हैं उसको कहते हैं फर्दर बैड डेट। एक्चुअल में एडजस्टमेंट में जो भी बैड डेट आपको लिखे यहाँ पे ये फर्दर नहीं भी कहता, तब भी ये फर्दर बैड डेट होते, क्योंकि ये जो अंदर वाले डेट हैं ये इनके अलावा हैं, ध्यान रखना। तो 400 का तो पहले रिकॉर्डेड लॉस था, अब 600 का लॉस और हो गया, और कुल मिलाकर के हमें पता चल गया कि 1,000 का लॉस हो गया। आगे जो नई जानकारी है फिर कह रहे हैं कि मेक ए प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट एट 5%। 5% का बैड एंड डाउटफुल डेट के लिए प्रोविजन भी बनाइए। प्रोविजन क्या होता है कि जैसे मान लो ये तो जो डूब गए वो तो डूब ही गए, उनकी कहानी वहीं पे खत्म। अब अकाउंटेंट कह रहा है कि भी हमारा पिछला एक्सपीरियंस कहता है कि तकरीबन साल के लास्ट में जो बचता है उसका 5% तक और डूबने के चांस बने रहते हैं।
तो इसके लिए हमने क्या किया कि जब हमें हमारा पिछला तजुर्बा बताता है तो हम 5% का इस साल के प्रॉफिट में से पैसा बचा के रख लेते हैं, ताकि ये जो लॉस होगा वो नए साल को इम्पैक्ट ना करे हमारे को। तो यही कारण होता है प्रोविजन बनाने का। प्रोविजन एक तरह से सेफ साइड लेके चलना होता है कि अगर वो डूब भी गया तो हमने इस साल के प्रॉफिट में से ही 5% बचा के रखा हुआ है पहले ही। तो जो बचा के रख लेते हैं पहले ही आने वाले लॉस के लिए, उसी को प्रोविजन बोलते हैं। तो 5% ये भी एक तरह से हमारे लिए अब लॉस, ये हमने अज्यूम कर लिया होता है। जो प्रोविजन है उसको हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये भी हमारा लॉस होगा। तो 5% ये भी लॉस हो गया। तो पहले 400 लॉस था, 600 और हो गया, और अब जो डेटर बचेंगे उन पे 5% और हो गया। फिर इसके बाद देखते हैं कि मेक ए प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 10%। आगे वो कह रहे हैं कि भाई ठीक है, जो डूब गए वो डूब गए, और जो डूबने की संभावना है वो भी हमने अलग कर दिए, लेकिन बाकी जो डेटर्स हैं वो पैसा तो दे देंगे, वो गुड डेटर है। अकाउंटेंट की सिफारिश कह रही है कि बाकी सारे डेटर हमने चेक करा लिए हैं, वो गुड डेटर है, वो पैसा देंगे। लेकिन अगर फर्म को पैसा जल्दी चाहिए होगा तो उनको डिस्काउंट देना पड़ सकता है। कुछ लोगों को डिस्काउंट देते हैं तो वो जल्दी दे देते हैं पैसा। तो हमने उसके लिए भी प्रोविजन कर लिया कि मान लो जो बाकी डेटर बन गए उनसे जब हम जल्दी कलेक्ट करना कोशिश करेंगे तो हम उनको 10% डिस्काउंट देंगे। ये 10% की जगह 1% भी हो सकता है, 2% भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक तरह से इसके लिए भी हम क्या करेंगे, इसी साल के प्रॉफिट में से पैसा बचा के रख लेंगे। तो ये भी हमने अपना लॉस पहले ही मान लिया कि हम डिस्काउंट भी दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखें कि जो डिस्काउंट दिया जाता है ये केवल गुड डेटर्स को दिया जाता है। इनकी कैलकुलेशन का जो सीक्वेंस है वो एक दफा मैं यहाँ पे बता देता हूँ, फिर न्यूमेरिकल में हम चेक करेंगे। जो 3600 रुपीज के ये जो डेटर्स हैं, इसमें से ये 400 ध्यान रखना है, ये पहले ही अलग हैं, तो इनका तो कुछ होना नहीं है। अब हम देखेंगे 3600 में से नए डेटर कितने हुए, 600 और डूब गए। फिर देखेंगे कि अब हमारे पास कितने डेटर बचे, तो हमारे पास बचे 3000। अब इस 3000 में से देखेंगे प्रोविजन कितने का बनाना, 5% का, यानी कि और डाउट है हमें कि इन 3000 में से 5% और डूब सकते हैं। तो 3000 का 5% निकालेंगे, वो आ जाएगा 150। अब इस 150 यानी कि जो 3000 थे इसमें कुछ डाउटफुल थे, उन डाउटफुल को हमने आइडेंटिफाई कर लिया, 150 डाउटफुल है। तो 150 रुपया जो है हमने पहले ही अपना लॉस मान लिया। अब हमारे पास जो 2850 बच गए, इसको कहा जाता है गुड डेटर, यानी कि ये अच्छे देनदार हैं, गुड डेटर्स। तो जो गुड डेटर्स या गुड डेट हैं, अच्छे ऋण हैं, इन पे हमें उम्मीद है ये पैसा तो सारा मिल जाएगा। लेकिन इनके लिए भी हमने प्रोविजन बना लिया कि 10% का हम इनको डिस्काउंट दे सकते हैं। तो जो डिस्काउंट दे सकते हैं वो भी लॉस हो जाएगा हमारा, उसका भी हम अरेंजमेंट कर लेंगे। तो 2850 का 10% बनाएंगे तो वो हो जाएगा 285। इस तरीके से ये टोटल हमारे लॉस हो गए। पहला ये 600 तो लॉस पहले ही रिकॉर्डेड था, सॉरी 400 तो पहले ही रिकॉर्डेड था वहां पे, 400 के अलावा और नया लॉस हो गया हमारे पास 600 के बाद हमने एक प्रोविजन बना लिया 150, ये भी लॉस है। और इसके अलावा ये जो डिस्काउंट हमने 285 किया, ये भी लॉस है। अब इन सारे लॉस को हम P&L में लॉस लिखेंगे, बस ये करना है पहला काम। दूसरा जो डेटर है, अब हम जो फाइनल हमारे नेट डेटर्स हैं उनको बैलेंस शीट में शो करेंगे। नेट डेटर हमारे क्या होंगे, 3600 में से ये 600 गए, 3000 में से 150 गए, 2850, और इस 2850 में से भी ये 285 घटाएंगे, तब हमारे नेट डेटर्स मिलेंगे, उनको हम बैलेंस शीट में लिखेंगे। ध्यान रखना ये 400 मैंने नहीं घटाया 3600 में से, क्योंकि ये पहले ही घटा हुआ है। अब आते हैं इसके ट्रीटमेंट को देखते हैं, चेक करते हैं कैसे ट्रीटमेंट किया है। जो मैंने बताया था उसको यहाँ पे रिवाइज भी कर लें क्या वो सही है, और नहीं तो नोट कर लेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम लगे तो बाद में मैच करेंगे। टू बैड डेट रिकॉर्ड कैसे करते हैं भाई, P&L में ये लॉस वाली साइड होती है, डेबिट साइड, तो इसमें लिखते कैसे हैं, टू बैड डेट, पुराना बैड डेट 400। फिर से ध्यान रखें, मैंने एक बात बोली थी कि इनमें से अगर एक भी आइटम नहीं है तो वो इग्नोर हो जाएगा। जैसे मान लो पुराना बैड डेट नहीं होता तो इग्नोर हो जाता, बाकी यहाँ पे 2 फर्दर बैड डेट यहाँ से शुरू कर देते। इनमें से एक भी आइटम नहीं होगा, वो बस इग्नोर हो जाएगा और दूसरे पे उसका कोई असर नहीं होगा। तो अब हमारे पास ऑलरेडी जो ओल्ड बैड डेट थे, रिकॉर्डेड थे ट्रायल बैलेंस के अंदर, वो 400 हैं। 600 और डूब गए, उनको भी हमने ऐड कर दिया फर्दर बैड डेट, ये बैड डेट हो गए, ये फर्दर बैड डेट हो गए। फिर प्रोविजन 150 का और बनाना है, तो कुल मिलाकर के लॉस हो गया डेटर्स के बैड और डाउट के वजह से हमारा 1150 का ये लॉस हो गया। जो 2 प्रोविजन फॉर डिस्काउंट है ये भी लॉस है, लेकिन ये डिस्काउंट के लिए लॉस है, इस कारण से ऐसा ट्रेडिशन है कि इसको अलग से दिखाते हैं। हालांकि इसमें भी जोड़ देंगे तो आंसर सेम ही आएगा, लेकिन बेटर है इसको अलग रखना, क्योंकि ये डिस्काउंट के लिए दिया गया प्रोविजन है, किया गया प्रोविजन है। तो एक तो ये तो लॉस था ही दोनों तरह के, पुराना बैड डेट, फर्दर बैड डेट,
और जो प्रोविजन बनाना पड़ा हमें 150 का, ये टोटल लॉस हो गया हमारे लिए 1150 का, और डिस्काउंट के लिए हमने जो प्रोविजन बनाया वो भी हमारे लिए लॉस हो गया 285। उम्मीद है ये एडजस्टमेंट एकदम क्लियर हो गई होगी। बैड डेट में लोगों को प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे एक नया पॉइंट क्या हो सकता है वो भी मैं अभी क्लियर कर देता हूँ क्या हो सकता है। बाकी सब तो था, इसमें एक नई सिचुएशन और क्रिएट हो सकती थी कि मान लो हमारे ट्रायल बैलेंस में ओल्ड प्रोविजन लिखा होता। अगर ट्रायल बैलेंस में ओल्ड प्रोविजन होता तो वो मिलता हमको लायबिलिटी साइड में, क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में ओल्ड प्रोविजन अगर लिखा मिलता हमको तो उसका क्या करते। अब ओल्ड प्रोविजन का मतलब ये होता है कि जैसे इस बार हम ये प्रोविजन बना रहे हैं यानी कि प्रॉफिट में से बचा रहे हैं पैसा, ठीक वैसे ही पिछले साल हो सकता है उन्होंने प्रॉफिट में से कुछ पैसा बचा लिया हो और वो अभी हमारे बुक्स में दिख रहा हो, बैलेंस दिख रहा हो। बैलेंस कहाँ दिखेगा, बैलेंस शीट में। तो पिछले साल अगर कोई प्रोविजन बना के रख लिया था संस्था ने तो उसको हम यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। मान लो हमारी संस्था ने पिछला प्रोविजन 1000 बना के रखा होता, पिछले साल का जो प्रोविजन है वो 1000 बना के रखा होता, तो इसका मतलब पिछले साल के प्रॉफिट में से 1000 रख लिए थे। तो हम क्या कहते हैं कि भाई ये जो 1150 का लॉस है ये हमें इस साल हो रहा है, तो 1000 तो पिछले साल ही रखा हुआ था हमने इस काम के लिए। तो इस साल के P&L में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे फर्क आएगा। मैं एक बीच में नई चीज जोड़ रहा हूँ, ये प्रोविजन अलग से आएगा ही आएगा, ध्यान रखना, इस पे फोकस नहीं करना है, केवल यहां तक मैं बात कर रहा हूँ। ये जो प्रोविजन हमने ऐड किया है, हमें पता चला कि 1000 पहले से था, तो ये जो 1150 है इसमें से हम यहाँ पे लिखते, इस साइड में लिखते, डेबिट साइड में यहाँ पे लिख देता हूँ इसको। मान लो ये 1150 हमारा टोटल आया, ये वाला जो टोटल है ये मैंने यहाँ पे दिखाया 1150। इसके आगे मैं कंटिन्यूएशन में ले रहा हूँ कि तब हम लेस करते कि भाई हमारे पास ओल्ड प्रोविजन है पुराना 1000 का, तो जो पुराना 1000 का प्रोविजन है वो यूटिलाइज हो जाता हमारा, और अब जो इस साल के लिए लॉस होता वो केवल 150 रुपए होता। और यहाँ पे जब हमारा आता तो 1150 ना करके केवल 150 रुपये आता। इसमें से लेस कर देते, यहाँ पे दिखाते, जे ऐड हो गया, यहाँ से मैंने शुरू किया था, मान लो ये यहाँ तक था और उसके बाद लेस कर दिया ओल्ड प्रोविजन, तो एक लाइन और ऐड हो जाती। पहली बात, एक केस ये हो सकता था जब था नहीं पुराना तब तो हमने कर ही रखा था। अब एक और भी केसेस में होता है कभी कभी कि हो सकता है पुराना प्रोविजन और ज्यादा हो हमारा, जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो टोटल लॉस हो रहा है 1150 हो रहा है। इसके लिए मैं इनको पहले यहाँ से मिटा देता हूँ ताकि वो फ्रेश तरीके से हमको सही कैलकुलेशन उसकी दिख जाए। मान लो हमें पता चला कि हमारा जो पिछला प्रोविजन तो वो तो और भी ज्यादा हमारी संस्था ने कर रखा था। पिछले प्रोविजन में हमारी संस्था ने टोटल कुल 1500 रुपए का प्रोविजन बना रखा था पिछले सालों में। तो पिछले साल के प्रॉफिट के हमने 1500 रुपए बचाए हुए थे। अब अगर पिछले साल के हमने 1500 बचाए हुए थे तो हम क्या करेंगे, तब हम कहेंगे कि भी पिछले 1500 बचे हुए हैं और इस साल का लॉस हमारा हो रहा है इनसे मिलाकर के 1150। तो इसका मतलब 1150 जो लॉस है ये तो पिछले में से ही कवर हो जाएगा, तो इस साल के P&L अकाउंट में तो कुछ यहाँ पे दिखाने की जरूरत ही नहीं है, कोई लॉस कोई खर्चा नहीं देखेगा इस साल। जो पिछला 1500 वो भी अभी बचा हुआ है, और वो कितना बचा हुआ है, 0, 10 से 5 5 और ये 4 से 1 3, 350 तो पिछला बचा हुआ है। तो इसका क्या करेंगे, 350 का जो पिछला बचा हुआ है। तो देखो पिछले उसने बचा के रख रखे थे अपने पास 1500 रुपए, उनमें से हमने कहा 1150 इस बार डूब गए, तो कितने बच गए, 350। तो अब कहेंगे कि भाई अब तो हम जो नया प्रोविजन डिसाइड कर चुके हैं 150 रहेगा, तो इसका मतलब पिछले जो 350 है ये बचत है, ये हमने पिछली साल ज्यादा घटा दिए थे, इसको हम फिर से प्रॉफिट में ऐड कर देंगे। तो इसको इस साइड पे हम लिखते हैं बाई ओल्ड प्रोविजन, या तो इनको यहां रहने दो और यहाँ पे तुम दिखा सकते हो इस तरीके से 1500 माइनस 1150, इसके तरीके कई हो सकते हैं। अल्टीमेटली आपको दिखाना होगा इनकम साइड में 350 रुपया। क्लियर, ये जो है दोनों इनका टोटल 4000 और 400। अच्छा, ये इसकी वजह से यहाँ पे गैप बन रहा है, ये यहाँ पे है, ये कंटिन्यूएशन में है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे खाली ध्यान दें कि तब हम क्या करते हैं, उसके नीचे लिखते हैं, अभी तो मैंने बीच में हटा दिया है, यहाँ ना लिख करके यहाँ पे लिखते हैं हम फ्रेश, क्योंकि ये उसका टुकड़ा है ऊपर वाले का। हम लिखते बाई ओल्ड प्रोविजन, और बाई ओल्ड प्रोविजन में हम लिखते 1500 माइनस डेबिट साइड से आगे 1150, और ध्यान रखें वो 1150 इधर ऐड नहीं होंगे डेबिट साइड में, अब वो यहाँ आके घटेंगे और 350 इनकम साइड में हमें दिखेगा। पहली बात। दूसरा तरीका क्या है कि इनमें से हम अगर हम पहले से रफ में ये जान लेते हैं तो इन सबको हम हो सकता है इनमें से अलग अलग बुक में अलग अलग ट्रीटमेंट मिलेगा, कोई तरीका अपना लें, सारे तरीके सही हैं। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक भी आइटम इनमें से दिखता ही नहीं। हाँ, प्रोविजन को अलग रहने दें, फिर से मैं कह रहा हूँ प्रोविजन को इसके साथ रिलेट नहीं करें, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट को ये अपना यहाँ बना रहेगा।
बाकी जो है तीनों ये चीजें हमने जो ऐड की 1150, इनको हम ऐसा कर सकते थे कि इधर क्रेडिट साइड में लिखते बाई प्रोविजन और इसी प्रोविजन में से लेस करते बैड डेट, फिर लेस करते फर्दर बैड डेट, फिर लेस करते न्यू प्रोविजन। तो एक ही बात थी। तो ये कैसा भी आप कर सकते हैं, ये केवल रफ वर्क है। अब बैलेंस शीट में इसको कैसे दिखाएंगे, बैलेंस शीट में देखें। बैलेंस शीट में पुराने प्रोविजन का कोई फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि वो समाप्त हो जाता है। जो नया ट्रीटमेंट है उसको हम यहाँ पे बैलेंस शीट में कैसे दिखाते हैं ये देख लें। बैलेंस शीट में जो डेटर थे हमारे 3600, क्योंकि पुराना प्रोविजन पहले से 400 अलग था तो उसका कुछ नहीं किया। 3600 में से फर्दर जो बैड डेट थे वो घटाए 600 रुपये। 150 जो प्रोविजन फॉर बैड डेट था न्यू प्रोविजन वो घटाया जाएगा। ओल्ड का कुछ नहीं करेंगे, वो ऑलरेडी जो डिस्कार्ड हो चुका है हमारा, खत्म हो चुका है, उसका तो बैलेंस बचा नहीं, याद रखें केवल बैलेंस ही लिखे जाते हैं। इसके बाद 285 ये प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर जो हमने बनाया 285 ये यहाँ पे घटाया जाएगा। और इसलिए जब ये सारी चीजें हम लेस कर देंगे तो हमारे जो नेट डेटर हैं वो ये यहाँ पे दिख जाएंगे। इस तरीके से ये सारी एडजस्टमेंट की जा सकती हैं।